औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज बाफज़ल रब्बी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड लेक्चर है और आज हम इंशाअल्लाह सेक्शंस पढ़ेंगे 67 से लेकर 147 तक, जिसमें कवर होंगे हमारा चैप्टर 5, 6 और चैप्टर 7 है ही नहीं, ओमिटेड है, और चैप्टर 8। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स रह जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में वो भी मुकम्मल हो जाए। तो स्ट्रेटजी शुरू में आप लोगों को बताई हुई है कि हमने ज़रा इसे स्पीड अप होके करना है। आम रूटीन में एक्सप्लेनेशन नहीं है जैसे जनरली पढ़ाया जाता है। तो आज ये हमारा जो लेक्चर है चैप्टर 5, 6, 7 7 इसमें नहीं है और 8 से मुतल्लिका है। कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिका एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ जो पहले आप लोगों को बताया था। अब ना इसका एक वो देसी तरीक़ाकार होता है जनरली लैंग्वेज इशू, ताकि आप लोगों को ना हो। अंग्रेज़ी में बताना शुरू कर दूँ जैसे ये एक ट्रुथ है, चलो भाई दबी आप लोगों के नॉलेज में आ जाएगी ये बात। जहाँ तक मेरा बेहतरीन तजर्बा है, जो लैंग्वेज आप लोगों की रूटीन की हो ना, जनरली आप जिसे बोलते हैं आम हालात में, उस इंसान का लर्निंग का प्रोसेस बहुत बेहतरीन होता है। बल्कि ये एक दफ़ा आप लोगों के शायद जनरल नॉलेज या इंग्लिश के लेक्चर में जो एक दो थोड़े से हैं वो लेक्चर्स एपिटाइज़र वाले, उसमें भी मैंने बताया था। कहीं मैंने किसी तहकीक में पढ़ा था, कोई दुनिया का बेहतरीन फ़िलासफ़र था, उसे दुनिया की मुतअद्दिद ज़बानों पर अबूर हासिल था। उससे किसी ने लैंग्वेज वगैरह का पूछा, उसने कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक ज़बान में अबूर दिया है, दूसरी में दिया है, तीसरी ज़बान में अबूर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास 3 ज़हन हैं। वही इसी बात को लिंक करूँगा कि अगर उर्दू आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इसमें जनरली अंडरस्टैंडिंग बंदे की बहुत बेहतर होती है। तो इसमें ये आज का जो शुरू करना था चैप्टर 5, उसमें मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की बाबत बता रहा था। अब देखें ना, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा, कॉन्ट्रैक्ट है क्या बेसिकली? ये बिटवीन द पार्टीज़ एक प्रॉमिस है, लीगल ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पार्टीज़ का होना लाजमी है। तारुफ में सब आप लोग समझ चुके हैं। ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। और कुछ मैंने लोगों के पेपर भी चेक किए थे तो माशाल्लाह काफ़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लिखा था। अगरचे रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम इंशाल्लाह ताला बेहतर होता जाएगा। तो आप लोगों को बता रहा था कॉन्ट्रैक्ट का मकसद क्या है। अब देखें ना, आखिर क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, कंट्रीज़ में एक ट्रेंड है कॉन्ट्रैक्ट का। लीगल ट्रांजैक्शन, लीगल ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज़ भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, और बिटवीन द कंपनीज़ भी हो सकती है। कोई भी शख्स, चाहे नेचुरल पर्सन है या लीगल पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इसके रिक्विजिट्स यही हैं जो आप लोगों को बताए हैं। और नेक्स्ट हमने जैसे कि पढ़ा था, अब पार्टीज़ भी आ गई, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाई लॉ होना चाहिए, और इसमें फ्री कंसेंट का भी आप लोगों को बता चुके हैं सारा कुछ। अब ये चैप्टर 5 के हिसाब से आप लोग ज़रा समझ लें। अब इसमें देखें ना, सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट। अब मुख्तलिफ इंसान के रिलेशन हैं किसी शख्स के साथ जिसे कानून ने तस्लीम किया है,
और उनकी जो शबाहत है, तशबीह, वो कॉन्ट्रैक्ट की जगह ले रही है, उसके बारे में ये है। अब सेक्शन आप 68 को देखें, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। अब इसको समझ लें पूरे चैप्टर के हिसाब से। अब एक शख्स है, व्हाट्सोएवर एज का हो सकता है, अगर साउंड माइंड नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि जैसे मेंटली अनसाउंड होता है, जिसे जनरली हम कहते हैं पागल आदमी, वो है, या कोई और शख्स हो सकता है। मतलब है कि जो आप चाइल्ड को कह सकते हैं, माइनर को कह सकते हैं, कि जो अपना तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त तौर पर नहीं कर सकता। तो अगर कोई शख्स उसको उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं प्रोवाइड कर देता है, तो जो शख्स ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उस अनसाउंड माइंड पर्सन से या इनकैपेबल शख्स से उसकी वसूली कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ये है इस चैप्टर का तारुफ। अब इसमें सेक्शन 68, सेक्शन 69 को आप देख लें। रीएम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड। अब वही है रीएम्बर्समेंट, एडजस्टमेंट होगी, रकम की वापसी होगी जो एक शख्स दूसरे पर खर्च कर रहा है या खर्च कर चुका है। 70 को ओब्लिगेशंस आ गई। अब इसमें देखें ना, नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अब ये क्या है कि आप अगर किसी के लिए कोई ऐसा काम कर दें जो फ्री में ना हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ रिक्वायर्ड हो, दूसरे की ज़रूरत हो, तो जो शख्स अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है जो मुफ्त में नहीं है, तो वो भी क्लेम कर सकता है। फाइंडर ऑफ गुड्स वाला आ गया, ठीक है ना, ये शायद पहले आप लोगों को बता चुके हैं। लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाई। अब देखें ना, अगर कानून मुआहदा क्या कहता है। अब इसमें शायद नेचुरली आप लोगों के जहन में एक बात आएगी, फाइंडर ऑफ गुड्स वाला देख लें, ये एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कानून ने एक सेक्शन की शक्ल दे दी है। अब देखें ना, फाइंडर ऑफ गुड्स है, मिसाल दे रहे हैं, कोई एक शख्स जा रहा है, उसे रास्ते में कोई बैग मिल जाता है या कोई और कीमती चीज़ें मिल जाती हैं, वो उनको उठा लेता है। अगर इस पर उसका कोई खर्चा आ जाता है चीज़ों पर, तो जिस शख्स की ये चीज़ें हैं उनसे वो मुतालबा कर सकता है कि जी ये आपकी चीज़ें थी, मैंने इनका तहफ़्फ़ुज़ किया, तो बराए मेहरबानी आप मुझे इसकी पेमेंट कर दें। अब 72 को देखें, लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज़ पेड और थिंग डिलीवर्ड बाई मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन। अब उस शख्स की जिम्मेदारी क्या है जिसको कोई चीज़ दी गई है, अगर वो बाई मिस्टेक है या अंडर क्वेश्चन है तो उसे वापस करना पड़ेगा, कानून ये कहता है। अब हम चैप्टर 6 की तरफ आ जाते हैं। अब ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नतायज क्या होंगे अगर मुआहदा तोड़ा जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट को कोई पार्टी ब्रीच कर देती है, अब इसका ना कंसेप्चुअली थोड़ा सा समझ लें। हम इंशाल्लाह ताला स्पेसिफिक रिलीफ की तरफ जब आएंगे तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो रेड विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े जाते हैं, अदरवाइज़ हमारी जो ऑनरेबल हायर कोर्ट्स की अथॉरिटीज़ हैं उनमें भी उन सेक्शंस के रेफरेंस दिए गए हैं। अब देखें ना, कॉन्ट्रैक्ट में जनरली जो पार्टीज़ करती हैं वो ऑफ़र होगी, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसीडरेशन हो गई, सारी चीज़ें मुकम्मल। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख देती हैं पार्टीज़ कि अगर किसी ने ब्रीच किया तो वो उसको कंपनसेट करेगा जिसका नुकसान हो रहा है। इसमें फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जब आप सेक्शन वगैरह देखेंगे ना, 22, 23, 24, 25 वगैरह, गालिबन ये इन चीज़ों को डील करते हैं। अब वही बात हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की करेंगे। सपोज़ एक सिविल कोर्ट में सूट फाइल हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल। अब उसकी ब्रीच कर दी है कॉन्ट्रैक्ट की डिफेंडेंट ने, प्लेंटिफ कोर्ट में आ गया। अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट से मांगता है। अब अदालत के पास क्या अख्तियार है, डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, अदालत डिक्री भी कर सकती है,
और अदालत डैमेजेस भी दे सकती है या रकम वापस शायद प्लेंटिफ को कर दे अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ हकदार नहीं बनता। अब ये वो हालात व वाक़यात हैं कि दावा कब डिग्री होता है या खारिज होता है। अदालत ने इसमें फिर बैलेंस देखना होता है, बहुत सारी कंसीडरेशंस होती हैं जिसकी बेस पर कोर्ट डिसाइड करती है। ये हमारे हो गए ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73। अब ये 74 कंपनसेशन आ गई इसमें कि जो कुछ। अब दूसरी बात अहम सवाल भी शायद आप लोगों से पूछा जाए कि अक्सर ना अमाउंट ज़्यादा लिखी जाती है, कैसे किन हालात में अमाउंट ज़्यादा लिखी जाती है। यही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। सपोज़ के सेल अमाउंट है, ज़मीन बिकी है इमूवेबल प्रॉपर्टी सपोज़ 30 लाख में, तो वो ये लिख देते हैं कि 15 लाख रुपए जुर्माना भरेगी जो भी पार्टी अगर इसकी वैल्यूएशन करेगी। अगरचे उन्होंने लिख दिया, लेकिन अदालत ने हमेशा अदल देखना है। अदालत ने हमेशा रीज़नेबल चीज़ देखनी है कि इसमें मुनासिब सफिशेंट क्या है। अब ये नहीं होता कि जो जो फ्री कैन या पार्टीज लिख दें तो अदालत ने उसी पर अमल करना होता है। अब उससे नेक्स्ट आ गया पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेट। अब इसका गुजारिश सुने। अब अदालत के मुख्तलिफ अख्तियारात हैं वाइल डिसाइडिंग द केस। अगर एक पार्टी रिसाइनिंग कर रही है, रिसियन हो रही है, नोवेशन हो रही है या व्हाट्सएवर कोई भी हालात व वाक़यात हैं केस के, तो अदालत अगर दावा डिग्री नहीं करती तो दूसरे शख्स को कंपनसेट करती है। अगर दावा डिग्री भी करती है लेकिन इसके बावजूद भी डिफेंडेंट का लॉस काफ़ी हुआ है तो अदालत फर्दर डायरेक्शन दे सकती है प्लेंटिफ को कि वो डिफेंडेंट को फर्दर कंपनसेट करे। वही आपसे गुजारिश की है ना, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं, हालात व वाक़यात होते हैं। इतने बाज़ औक़ात ये डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ होते हैं जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़र्ज़ क्या, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ। ये जो आजकल अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड है इसका कॉलोनीज़ का, ये जो लोग अक्सर ये कॉलोनियाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह बनाते हैं। अब लैंड काफ़ी ज़्यादा एक्वायर कर जाती है बड़ी कंपनी, मिसाल दे रहे हैं आपको 200 एकड़। अब ये 300 बंदे से ज़मीन ख़रीदी गई है और उनका कॉन्ट्रैक्ट आप ज़रा गौर से कभी अगर इत्तेफाक हो 10-10, 20-20 पेजेस, 30 पेजेस का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसको फिर अदालत ने उसी हिसाब से देखना है कि तवाज़ुन ने सहूलत और अदल क्या मांगता है। ये आप लोगों को मिसाल देनी थी। उसके बाद ये हमारा चैप्टर 8 हो गया शुरू, जो कि आज के इस लेक्चर नंबर 2 का लास्ट चैप्टर है। इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी क्या है और गारंटी क्या है, आसानी से समझ लें सादा ज़बान में। एक बंदा है, उसके पास फ़र्ज़ किया पैसे नहीं है, उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है अपने घर के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए। अब जो दुकानदार है बेचने वाला, उसे वो नहीं जानता या वो उससे मुतमईन नहीं है, कहता है कि जी मैं तो आपको ये चीज़ नहीं दूंगा। अब वो बंदा कोई अपना मुनासिब बेहतर ताल्लुक़ वाला शख्स तलाश करता है, उसे दुकान पे लेके आ जाता है। जो मुनासिब ताल्लुक़ वाला शख्स है वो दुकानदार का भी वाकिफ़ है, दुकानदार भी उसकी इज़्ज़त करता है। तो वो दुकानदार को कहता है कि जिसे आप चीज़ दे दें मेरी ज़िम्मेदारी है। जब वो ज़िम्मेदार बन जाता है इसे हम कहते हैं श्योरिटी। इसका लिंक आप समझ लें, आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, ताकि जहन हर हिसाब से हर साइड पे इंसान का चलता रहे। जब ज़मानत होती है मजिस्ट्रेट साहब के पास या कोर्ट ऑफ सेशन में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में, अगर अक्यूज़ की अदालत ज़मानत ले लेती है तो ऑनरेबल कोर्ट हुक्म कर दिया है श्योरिटी बॉन्ड का, भाई जामिन अपना लेके आओ। अब कोई जनरली जो हमारे यहाँ कल्चर है तो जामिन एक ऐसा शख्स ढूंढा जाता है जिसका रकबा होता है उस तहसील में, उस थाने की हदूद में जहाँ FIR हुई है, तो वो जामिन इन पर्सन पेश होता है अदालत में, अपना प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी लेके जाता है। अदालत उससे जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसके श्योरिटी बॉन्ड्स साइंड हो जाते हैं
वो भी जामिन है। अब वो किस चीज़ का जामिन है कि अगर अक्यूज़्ड कल को पेश नहीं होता तो वो मुलजिम को पेश करेगा, या छोटी बॉन्ड भी अमाउंट का होता है, 1 लाख रुपए का, 2 लाख का। अगर मुलजिम इश्तियारी हो जाता है, भाग जाता है, तो जामिन उसकी रकम अदा करेगा। इसका लिंक इसके साथ हम देख रहे हैं सिविल लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको दुकानदार की एक सिंपल सी मिसाल दी है। अब ये 3 लोग हैं, चीज़ लेने वाला, जामिन और दुकानदार। अब जो चीज़ लेने वाला है नॉर्मली ये डेटर है और ये प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल भी है, और जो शख्स अपनी ज़िम्मेदारी दे रहा है वो श्योरिटी है। अब दुकानदार हो गया क्रेडिटर, उधार देने वाला, जिसने उधार की चीज़ दी है। अब इसमें आप ये इसको बेसिक कंसेप्ट को आप लोग समझ चुके हैं। अब देखें ना, प्रिंसिपल डेटर वही शख्स जिसने चीज़ ली, क्रेडिटर वो हो गया जिससे चीज़ ली गई। अब कंसिडरेशन फॉर गारंटी, इसकी फिर कंसिडरेशन मुख्तलिफ, जब हम ये तो मिसाल मैंने आपको सिर्फ वेरी सिंपल दे दी है ताकि आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसकी कंसिडरेशन फिर मुख्तलिफ हो सकती हैं। बैंक गारंटी, बैंक अपने चार्जेस लेगा। अगर कोई शख्स बैंक से कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है किसी बिजनेस के लिए, कोई कंपनीज कहती हैं कि जी बैंक गारंटी दो, बैंक फिर अपने चार्जेस लेता है। या फिर मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जो गारंटीज भी देती हैं, उनकी फिर अपनी कंसिडरेशन होती है इन फॉर्म ऑफ पेमेंट। अब श्योरिटीज लाइबिलिटी क्या है, मुकम्मल इसकी जिम्मेदारी है कि अगर कल को डेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करेगा तो श्योरिटी इसका रिस्पॉन्सिबल है। कंटिन्यूइंग गारंटी यही है कि जी गारंटी चलती रहेगी। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस वक्त तक की जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उस वक्त तक वो खुद ज़िम्मेदार है, मरने वाला। अब मरने वाला कैसे ज़िम्मेदार है, उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, जो उसके वर्सा हैं, वो ज़िम्मेदार होंगे उसकी प्रॉपर्टी की हद तक जो मरने वाला अपनी जायदाद छोड़ गया। इसकी रेवोकेशन भी हो जाएगी यही डेथ वगैरह की शक्ल में, या अगर वो आके श्योरिटी कह देता है क्रेडिटर को जी मैं अब ज़िम्मेदार नहीं हूँ, हिसाब किताब लोग वो कर लेते हैं। ये ना इसी चीज़ से फिर दूसरी बहुत आपको खूबसूरत बात बताता जाऊँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। जैसे हमारा सीपीसी है ना, एक एक स्टेप पे एक एक चीज़ क्लियर है। लेजिस्लेशन का मकसद क्या है, ताकि कोई अबहाम ना आए, कोई दिक्कत ना हो समझने पढ़ने वाले को, और जो पार्टीज़ हों, इस वजह से ये ज़रा एक्सप्लेनेटरी है, एक एक स्टेप इसमें बताया गया है। अब इसमें डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाई वेरिएंस, अगर इसमें कोई रद्दोबदल हो जाता है उस सूरत में भी इनका हो जाता है आपस में तय-तवा। अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, वही डिस्चार्ज, ये श्योरिटी डिस्चार्ज कब होती है, जब वो रकम की अदायगी कर दे या वो बंदा आके कह दे कि जी मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो ये 136 भी इसी से ही मुतलका है, क्रेडिटर्स फॉर वेरिएंस। अगर क्रेडिटर्स छोड़ देता है, माफ़ कर देता है, तो श्योरिटी उसमें भी ज़िम्मेदार नहीं है। या फिर अगर वो टाइम वगैरह को कोई पार्टीज़ की आपस में एडजस्टमेंट हो जाती है। अब राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिट्स सिक्योरिटीज़, इसी से ये मुतलका हैं। अब ये अगर मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह हो जाती है तो उसमें जो जिसने गलत काम किया वही ज़िम्मेदार है, और जो इनोसेंट है वो इससे बच जाएगा। अगर कंसीलमेंट भी की है, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अनटिल को श्योरिटी जॉइन्स। अब यही है ना। अब इसका ना और एक कंसेप्ट समझ लें, इन्हीं सेक्शंस में ही दिया गया है। वो क्या है भला, कि अगर क्रेडिटर और डेटर का आपस में कोई मजीद लेन देन हो जाता है, आपस में कोई मुआहदा कर लेते हैं, श्योरिटी सिर्फ उस हद तक जिम्मेदार है जो इसने आगे इसको क्रेडिटर को कहा हुआ है। अगर क्रेडिटर अपनी लिमिट एक्सीड करता है तो श्योरिटी उसका जिम्मेदार नहीं है। को श्योरिटीज़ का भी यही आ गया और इनकी ये जिम्मेदारियां हो गई तकरीबन बराबर की हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर 8 भी ख़त्म हो गया। तो अब ये इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में आप लोगों को नेक्स्ट इसका कोशिश करूँगा कि वो लास्ट होगा, 3 इसके काफ़ी हैं लेक्चर्स। और नेक्स्ट हमारे टेस्ट इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और ख़ास करम से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बेटा ये हमारा सिलसिला सारा चलता रहेगा। ज़्यादा फोकस टेस्ट्स पर है और प्रपोजिशंस पर है, सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा,
तो आज हमारी क्लास नहीं होगी। तो आप लोग 147 तक अगेन अच्छे तरीके से तैयार कर लें। पहले भी टेस्ट ठीक था। नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला केस लॉ भी कोई एक दो सिलेक्ट करके भेज दूंगा, प्रपोजिशन भी उसी हिसाब से आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो भी हमारा इंशाल्लाह ताला प्लान वगैरह होगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे। और बेटा छोटी सी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये मैं व्हाट्सएप वॉइस भी आप लोगों को भेज रहा हूँ और ये वीडियो यूट्यूब वाली भी आपके सामने है। बेटा यूट्यूब का ये इस वजह से थोड़ा सा फ़ायदा है कि एक चीज़ सिक्योर हो जाती है तो बाद में ढूंढना नहीं पड़ता, और ज़िंदगी का कोई पता नहीं, आप एक खैर करते जाएं तो कल को इसका किसी को फ़ायदा हो जाएगा। तो गुजारिश ये है कि आप लोग मज़ीद अपने दोस्तों को कहें ये कार खैर है, कमेंट्स लाजमी किया करें। और क्वेश्चंस का है ना एक स्ट्रेटजी है बेटा, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ मेरी हतमी है। आप लोगों की कोई राय है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोशिश करें यूट्यूब चैनल पर पूछें, तो उस पर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिस्पांस दूंगा ना, तो इसकी सर्कुलेशन ज़रा बेहतर होगी, ताकि कुछ ऐसे लोग मेरे बहन भाई जो बहुत दूर बैठे हैं, नहीं रेगुलर क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते, उनको आसानी हो जाएगी। तो ये कह रहे खैर है, जितना फैलाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसका उतना ही बेहतरीन अजर देगा। इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।